हमारे सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे और जिस तरह से उनका निधन हुआ है उसने झकझोर के रख दिया है पूरे हिंदुस्तान को। सेना के जो लोग हैं वो तो दुखी हैं ही, आम आदमी से भी उनका कनेक्ट इस तरह से था मानो कोई घर से चला गया हो। पूरा देश दुखी है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना के चाहे वो अफसर हों या जवान, हम सब तहे दिल से उनके शुक्रगुजार होते हैं और उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सीडीएस बिपिन रावत साहब की जिस तरह से मौत हुई है, उसके बाद यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ इस समय विंग कमांडर सुभाष चंद्रा जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिपिन रावत साहब जो काम कर रहे थे वो किस तरह का था और उनका जाना क्यों इस समय सबसे ज्यादा सदमा दे रहा है सरकार को भी और देशवासियों को भी। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। जो सीडीएस साहब कर रहे थे, ख़ासतौर से ये पहली क्रिएशन थी पोस्ट की सरकार की तरफ से, और उसके बाद जो उनका काम था, दिन रात लगे थे, क्या कर रहे थे वो देश के लिए इस समय सेना की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही भारी दिल से ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे पूरे देश के लिए और हमारे सेनाओं के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। और ये नुकसान क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसके बाद एक ज़रूरत महसूस की गई कि जब भी हमारा वॉर हमारे एनिमीज़ के साथ हो, यहाँ एक बात और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो एनिमीज़ हैं ये परमानेंट हैं। पाकिस्तान, चाइना, हम लोग डिप्लोमेटिकली इनके साथ अच्छे रिलेशंस रख सकते हैं, लेकिन अगर कभी वॉर भी होगा तो इन्हीं के साथ होगा और उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। उस पहलू से हम लोगों को हमेशा हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस तरह अपने दुश्मन के साथ हमें लड़ना चाहिए। उसी कड़ी के अंदर ये महसूस किया गया कि हमें एक सीडीएस के यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करके जो हमारे थिएटर कमांड्स हैं, ये कंसेप्ट पुराना है थिएटर कमांड का और कंट्रीज़ के अंदर भी होता है। उसी तर्ज के ऊपर हम लोग भी थिएटर कमांड बनाएँ और उसको बनाने के बाद कोई भी वॉर अगर हमें पाकिस्तान या चाइना के साथ होता है या दोनों दोनों फ्रंट पे होता है, तो हम उसको इफ़ेक्टिवली डील कर सकें। तो हमारे जो जनरल रावत साहब थे, वो इसी कड़ी के अंदर इसी चीज़ को ग्राउंड पे लाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे। तैयारी ही नहीं कर रहे थे, मेरे ख़्याल से जो मुझे लगता है कि हम लोग इसकी ये जनरल साहब ने इसकी नींव ऑलरेडी रख चुकी है। ये नींव रखी जा चुकी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर एंड वी हैव रीच्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब सिर्फ हम नींव रखने के बाद उसको आगे ही बढ़ा सकते हैं और हमें बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाना इसलिए पड़ेगा कि पाकिस्तान और चाइना ये एक ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहां हम लोग कभी भी कंफर्टेबली ये नहीं कह सकते कि अब हमारा आगे आने वाले टाइम में इनके साथ युद्ध नहीं होगा। युद्ध के तरीके बदले बदल जाएंगे, युद्ध की टाइमिंग्स बदली जा सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इन लोगों के साथ कम्पीट करना है या अगर हमें अपने देश की सुरक्षा को देखना है, तो ये स्ट्रेटजीज़ हम लोगों को बनानी पड़ेगी। और इसके लिए जो हमारे जनरल बिपिन रावत जनरल रावत साहब ने जो ये नींव रखी है, ये आने वाले टाइम के अंदर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बदलाव पूरी तीनों सेनाओं के लिए होगा। जो देश की डिमांड, जो रिक्वायरमेंट अभी है, ये रिक्वायरमेंट आगे आने वाले टाइम में जब ये फ्रक्टिफाई होगी, जब ये पूरी तरह से ब्लूम होगी, तब हमें इसका इम्पोर्टेंस की पता चलेगी कि जनरल रावत साहब हम लोगों के लिए कितना बड़ा काम करके गए हैं। एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि चूंकि अचानक चले गए हैं तो मेरे ख्याल से इसका एक बैकअप रहता होगा, ब्लूप्रिंट्स रहते होंगे जिस पे जो भी हमारे अगले सीडीएस साहब होंगे वो उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमारे फोर्सेस के अंदर कंटिन्यूटी इज़ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट ऑलवेज़ रिमेन्स। कंटिन्यूटी हमेशा रहती है। किसी भी स्टेज के ऊपर हमारा कोई भी ऐसे काम नहीं होता है कि वो एब्रप्टली हम ख़त्म कर दें, बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इसी कड़ी के अंदर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी काम या जो कुछ भी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग्स या उसके ऊपर जो गाइडलाइंस हैं या जो कुछ भी, यहाँ एक बात समझने की है, यहाँ खाली एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की बात नहीं है, यहाँ तीनों कंबाइंड इंटीग्रेटेड कमांड, थिएटर कमांड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस।
इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही फोर्सेस के जो टॉप क्लास के या टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स या जो डील करेंगे उस स्ट्रेटजी से, वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इन्वॉल्व होने के बाद जिस लेवल पे भी हम लोग पहुंच चुके हैं थिएटर कमांड्स बनाने के अंदर, और ये आजकल न्यूज़पेपर में भी काफ़ी पहले से आया है, और इसके अंदर वाद विवाद भी है। कुछ लोग इसके लिए बोलते हैं कि ये शायद सही तरीका या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इट्स अ डायनामिक वर्ल्ड, वी कांट बी रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ टू बी देयर। तो उस स्टेज से अगर हम बात करेंगे, उस तरह से अगर हम सोच के बात करेंगे, तो ये कंटिन्यूटी ना बनी रहेगी, ये इसको आगे जाना ही है। देयर इज़ नो कम बैक, कोई कम बैक नहीं है इसके लिए। हमारे कंट्री को इसको आगे जाना ही है। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि जब CDS रावत साहब जिन्होंने इसको ए से स्टार्ट किया, अगर वो कुछ और टाइम के लिए रहते तो वो उस लेवल पे पहुंच जाते जहां इसको फ्रक्टिफाई होते हुए अपनी आंख से देख सकते थे। और शायद जो हमारा आजकल इंडियनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जो हम बहुत सारी चीज़ें अपने ही कंट्री में बनाने की बात कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ दिस थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट। क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। हम हमेशा बाहर से चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके लिए हमें वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है, और जो इसके पीछे जितना भी बैकग्राउंड हम लोगों को मालूम है, या जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, या जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी अवेलेबल है, या जो हम लोगों के खुद के एक्सपीरियंस है, वो भी इसका एक पार्ट है। इंडियनाइजेशन या जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल, कुछ भी हो सकता है, मिसाइल्स भी हो सकती, इवन गन्स हो सकती हैं, इवन गन्स हो सकती हैं, इवन ट्रेनिंग पार्ट हो सकता है। वी हैव टू ट्रेन पीपल अकॉर्डिंगली। अगर हम थिएटर कमांड बना रहे हैं, नाउ प्लीज रिमेंबर, उस इंटीग्रेशन में हमारी तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी एक ही कमांड के अंदर। इसका मतलब हुआ कि ट्रेनिंग पैटर्न भी हमें उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों को मावी एक हारमोनियस तरीके से ही सारे काम करने पड़ेंगे। अब ये समझ लीजिए आप, ये कितना बड़ा काम देश के लिए इन्होंने किया है। और मेरे ख्याल से देश की जो आने वाला हमारा टाइम है, मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर भी अगर मैं बोलूँ इसको, तो ये हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल। ये कहा भी जाता है, हमारे एक पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी कहा था कि अगर शांति से बैठना है तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो। वर्तमान सरकार ने युद्ध के लिए जो साजो सामान है, जो आगे की सोच है, उसको न सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि अपनी तरह से एक नया विस्तार भी यहाँ पर देने की कोशिश की है। एक चीज़ और विंग कमांडर सुभाष चंद्रा जी से हम जानना चाहेंगे। सर, आपके जो सन इन लॉ हैं, वो भी विंग कमांडर हैं, और जैसा आपने चर्चा में बताया भी कि वो यही MI-17 वी हेलीकॉप्टर उड़ाते भी हैं। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि ये हेलीकॉप्टर किस तरह का होता है, कितनी इसकी तकनीक आगे की है, और जो हादसा हुआ, हम देखते हैं कि अक्सर इसके पहले भी 5 साल में 6 हादसे हुए हैं MI-17 के, लेकिन जो जानो माल का नुकसान है वो कम से कम हुआ, और जब हुआ तो सब कुछ ले गया। ये क्या था? आपने बिल्कुल सही बोला। मेरे जो सन इन लॉ हैं विंग कमांडर रावल, वो यही हवाई जहाज उड़ाते हैं। ही इज़ इन सर्विस, एक्टिव सर्विस में है, और अभी अभी विंग कमांडर बने हैं 5-6 महीने पहले। विंग कमांडर रावल, एंड ही फ्लाइज Mi-17 V5 एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट जो है, ये खाली इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज है जो इसको उड़ाते हैं। हमने इसको 2010 या 11 में अगर लिया है तो हम बोलते हैं नया हवाई जहाज है, लेकिन ये इसको हम नया हवाई जहाज नहीं मानेंगे। 10-11 साल बहुत होते हैं, 10-11 साल बहुत होते हैं। और ये जो हवाई जहाज है, ये इसको आप मान के चलिए, जब हम बोलते हैं ये हवाई जहाज बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे का मतलब क्या हुआ? अच्छा देखने में नहीं, हेलीकॉप्टर तो सारे देखने में एक से होते हैं। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं ना, जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो किस फैसिलिटी की बात करते हैं? हम उन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जिससे कि हमारी फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट की जो सेफ्टी है वो भी इंश्योर हो सके, और हमारा जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व हो सके। अब जब हम फ्लाइट सेफ्टी की बात करते हैं तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं। सारी मशीन्स, सारी एवियोनिक्स, वो तो हवाई जहाज के अंदर होती हैं। अंदर जितनी भी हमारी मशीन्स हैं वो सारी टेस्टेड हों, अप्रूव्ड हों। अप्रूव्ड का मतलब ये हुआ कि उसका वैलिडेशन हो चुका हो। अब इस हवाई जहाज को अगर इतने सारे कंट्रीज उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब वैलिडिटी तो उसकी हो चुकी है, हो चुकी है। हमारे हिंदुस्तान में भी अगर 10 साल से उड़ा रहे हैं तो वैलिडिटी तो उसकी हो चुकी है। अब हमारे पास क्या दूसरा फैक्टर रह जाता है? द फैक्टर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। नाउ द फैक्टर बियॉन्ड आवर कंट्रोल इज द एटमॉस्फेयर आउटसाइड, द स्पेस जहाँ पे हम इस हवाई जहाज को उड़ाते हैं।
ना वहाँ पे क्या होता है, इट्स सच ए अनप्रिडिक्टेबल थिंग, कभी बारिश, कभी हवाई जहाज क्लाउड, कभी तूफान, और किस टेरिटरी के ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं, किस टेरिटरी के ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। अब जैसे कि इसी हवाई जहाज के अंदर ये जो अभी हादसा हुआ है, बड़ा दुख होता है इसको कहते हुए भी, ये ऐसे इलाके में हुआ है, ये टेरेन ऐसी इस तरह की टेरेन है कि जहाँ अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, पायलट लैंड भी करना चाहे तो उसको कोई स्पॉट नहीं मिलेगा, नीचे जंगल से, सारे जंगल से। मैं 2019 में वहाँ पे था, वहाँ पे इवन कोयम्बटूर से ऊटी तक वेलिंगटन जाने के लिए इतने संकरी वो सड़कें हैं कि जहाँ पे सिर्फ जो ट्रेन्ड ड्राइवर्स हैं वही अपनी कार भी चला सकते हैं, उसके अलावा हर आदमी नहीं चला सकता। तो ऐसी जगह ऐसे हवाई जहाज को लैंड करना भी इमरजेंसी में बहुत मुश्किल काम है। अब ये जो हवाई जहाज हम लोगों ने लिए हैं, ये सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं, इसके मल्टीपर्पज़ हमारे इसके वो होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से अगर आप देखें, हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, कोई भी कंट्री, शायद एक आधी कंट्री वर्ल्ड के अंदर ऐसा होगा जिसकी जोग्राफिकल डायमेंशंस इतनी बड़ी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी हवाई जहाज की जो वैलिडिटी है, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ उसकी वैलिडिटी हो सकती है। पूछिए क्यों? वो इसलिए हो सकती है, यही एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ जाड़े भी जो है वो -3 डिग्री पे होते हैं और गर्मी भी +40 डिग्रीज पे होती हैं। अधिकतर जितने भी वेपनरीज होती हैं उनकी लिमिटेशंस जो होती हैं, टॉलरेंस जो होती है, उसको हम बोलते हैं -40 टू +50 डिग्री। और ये टेम्परेचर सिर्फ आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाएंगे तो या तो वहाँ 12 महीने ठंड होती है, या 12 महीने कहीं कहीं बारिश होती रहती है, कहीं 12 महीने गर्मी होती रहती है। बहुत कम कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ 12 महीने आपको ये इस तरह का टेम्परेचर इन्वर्शन जिसको बोलना चाहिए, वो एनवायरनमेंट मिल सकता है जहाँ आप किसी भी फ्लाइंग मशीन को लेके उसकी वैलिडिटी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप ईस्ट में जाएंगे, बारिश देखिए कितनी होती है, कितनी बारिश होती है। तो इस सबको वैलिडेट करने के बावजूद भी ये जो हमारे पास हवाई जहाज होते हैं, इसका पर्पस 2-3 होते हैं। एक तो ये हम किस टेरेन में इसको कल यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जनरली ये 6 किलोमीटर इसकी हाइट तक ही आराम से जा सकता है हवाई जहाज। तो ये हेलीकॉप्टर अगर 6 किलोमीटर ऊंचा जा सकता है तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्थ या ईस्ट के अंदर जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, उसका जो एलिवेशन है उसके हिसाब से ये काम कर सकता है। अब 2-3 चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक जितनी भी होती है, अगर हमें आर्मी को पहुंचानी है तो उसका एक ही तरीका है। बड़े बड़े हवाई जहाज जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं जा सकते, हर जगह रनवेज नहीं है। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये हर जगह छोटी जगह भी लैंड कर सकते हैं, उतनी ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो जितनी भी आर्मी की या मिलिट्री की लॉजिस्टिक्स हैं, जो कि वंस अगेन थिएटर कमांड की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ भी यही होगा। वहाँ की जो लॉजिस्टिक है वो इन्हीं हवाई जहाज से जाएगी, क्योंकि वो हॉस्टाइल टेरेन के अंदर ही वो कमांड ऑपरेट करेंगी, वहाँ ऑपरेट करेंगे। तो ये हवाई जहाज जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं मिलिट्री के लिए, चाहे वो आपका इक्विपमेंट हो सकता है, चाहे वो राशन हो सकता है, चाहे वो लिफ्टिंग ऑफ मैन हो सकता है, चाहे लिफ्टिंग ऑफ कमांडोज हो सकते हैं, उन सब का काम भी इसी हवाई जहाज से होता है। दूसरा, नेचुरल कैलामिटीज़ में अगर आप देखें, केदारनाथ की जो घटना हुई थी, वहाँ भी अगर आपको इमीडिएटली रेस्क्यू टीम लेके जानी है तो ये हवाई जहाज जो है, क्योंकि हाइट में एब्सोल्युटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इस रडार के अंदर एवियोनिक्स इतनी अपग्रेडेड है, वेदर रडार है इसके अंदर, इसका मतलब वो बाहर का वेदर आप देख सकते हैं, रडार के ऊपर आप देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो वेदर देखने के बाद भी कभी कभी हम लोगों को जो पायलट का एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इन हवाई जहाज़ों का बहुत बड़ा रोल है। अब क्योंकि इतनी सारी खूबी इसके अंदर है, तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे गवर्नर्स हैं, हमारे टॉप ब्रास कमांडर्स हैं, दे ऑल यूज़ दिस एयरक्राफ्ट, एंड व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो ये एक हादसा हो सकता है, पार्ट ऑफ गेम मैं इसको बोलूँगा, जो सिविल में भी होता है जहाँ इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है। बट इससे हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई फियर फोबिया डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ऐसा हो गया। हाँ, लॉस तो हुआ है, हमारे देश का लॉस हुआ है साहब। जनरल रावत साहब जो मतलब जो नींव रख रहे थे हमारे देश की थिएटर कमांड्स की या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कर रहे थे आने वाले 50 साल के लिए, उसके अंदर वो पीछे कब वापसी नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस हवाई जहाज के अंदर कोई कमी नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर दिल से दुखी है मेरा, मैं फिर भावभीनी मेरी श्रद्धांजलि है उन सब परिवारों को, सब लोगों को जो कि इस हादसे में शहीद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर सुभाष चंद्रा जी हमसे बात करने के लिए। कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नुकसान हुआ है उसकी टीस
सिर्फ इस पीढ़ी में नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगी। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत साहब जो काम कर रहे थे, वो काम जनरेशन नेक्स्ट का था। इसलिए आने वाली पीढ़ियां उन्हें उस सम्मान और गर्व के साथ याद करेंगी कि एक थे बिपिन रावत।